नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है दैट इज रिटर्निंग अ वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन। अब जैसे कि हम लोग बाकी सारी लैंग्वेजेस में पढ़ते आए हैं, फंक्शन से किसी भी तरीके की वैल्यू को अगर हमें रिटर्न करवाना हो तो उसके लिए रिटर्न कीवर्ड को काम में लिया जाता है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा एक फंक्शन मैंने क्रिएट किया है। बेसिकली मैंने यहाँ पे यूजर से एक इंटीजर टाइप का इनपुट लिया है और चेक किया है कि वो इवन है या ऑड है। अगर वो नंबर इवन है तो फंक्शन से मैंने 1 को रिटर्न करवाया है, और अगर वो ऑड है तो मैंने फंक्शन से 0 को रिटर्न करवाया है। अब वापस फंक्शन से बाहर आने के बाद मैंने चेक किया है कि जो रिटर्न्ड वैल्यू है वो किस टाइप की है, और उसके अकॉर्डिंग मैंने मैसेजेस को प्रिंट करवाया है। तो सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन की कॉलिंग से पहले उसको क्रिएट करना कंपलसरी है, ये मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को कहा था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने फंक्शन ही क्रिएट किया है। अब फंक्शन को क्रिएट करने के लिए हमें डेफ कीवर्ड को काम में लेना होता है। उसके बाद आता है हमारे फंक्शन का नाम, दैट इज इवन अंडरस्कोर, और मैंने यहाँ पे फंक्शन का नेम लिखा है। अब इस फंक्शन को कॉल करते टाइम यूजर को एक वैल्यू पास करनी है, दैट विल बी स्टोर्ड इन नम वेरिएबल। अब इस नम वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है उससे मुझे चेक करना है इट इज इवन या फिर ऑड। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी हमारी कंडीशन होती है इवन एंड ऑड की। तो इफ नम मॉड बाई 2 इक्वल्स टू 0, यानी कि नम को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर हमारा 0 आता है, इट इज अ इवन नंबर। तो यहाँ पे मैंने रिटर्न 1, यानी कि 1 को मैंने रिटर्न करवा दिया है। सिमिलरली अगर यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम आ जाएंगे एल्स पार्ट के अंदर, और उस केस में मैंने 0 को एज अ वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करवा दिया है। नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट, सबसे पहले मैंने यूजर से एक इनपुट लिया है विद द हेल्प ऑफ इनपुट फंक्शन, एक प्रॉपर मैसेज के साथ में एंटर एन इंटीजर, और उसे इंट में कन्वर्ट करवाने के बाद ही मैंने नम के अंदर असाइन करवाया है। अब यहाँ पे जो भी फंक्शन है हमारा वो किसी ना किसी तरीके की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो जब भी कोई वैल्यू रिटर्न होती है तो या तो हम उसे किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाते हैं, या फिर हम डायरेक्टली प्रिंट फंक्शन के अंदर उस फंक्शन को कॉल करते हैं, तो रिटर्न वैल्यू ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे प्रिंट हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है ans नाम का, जो भी रिटर्न वैल्यू होगी वो इस वेरिएबल के अंदर आके स्टोर होगी। अब ans इज इक्वल्स टू इवन ऑड, और फंक्शन को कॉल करवाते टाइम एक वैल्यू पास करनी है, तो यहाँ पे मैंने इनपुट लिया है नम वेरिएबल के अंदर, और वही मैंने यहाँ पे पास भी कर दिया है। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू रिटर्न होगी डिपेंडेंट अपॉन द वैल्यू जो हमने यहाँ पे पास की है। अगर यहाँ पे हमारे पास में 0 रिटर्न आता है, ये वैल्यू थी ऑड टाइप की वैल्यू थी, तो मैंने फिर से यहाँ पे इफ एल्स की हेल्प से चेक किया है। इफ ans इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे 0 किसके केस में रिटर्न हो रहा था, ऑड के केस में। तो सिंपली मैंने एक मैसेज प्रिंट करवा दिया है दैट इज नंबर इज ऑड। अगर यहाँ पे 0 नहीं है तो मतलब 1 एज अ वैल्यू रिटर्न होगा, तो उसे मैंने एल्स स्टेटमेंट में लिखा है, एल्स प्रिंट नंबर इज इवन। अब यहाँ पे अगर आपको ये वाला पार्ट अवॉइड करना है तो आप कर सकते हो, डायरेक्टली आप यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट में डबल कोट्स में इवन और डबल कोट्स में ऑड भी लिख सकते हो। तो फिर यहाँ पे अगर हम ans को प्रिंट करवाएंगे तो इवन और ऑड प्रिंट होगा। तो अगर आप चाहो तो वो वाला काम भी कर सकते हो, और अगर चाहो तो कुछ इस तरीके की वर्किंग भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब जब मैंने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया था तो मैंने दोनों टाइप के इनपुट प्रोवाइड किए हैं, इवन एंड ऑड। तो सबसे पहले जब मुझसे यूजर के तौर पे इनपुट लिया गया है तो मैंने 10 एज अ वैल्यू प्रोवाइड किया है। अब यहाँ पे 10 जाएगा इस नम के अंदर, 10 को मैं 2 से डिवाइड करूँ, रिमाइंडर बिकम्स 0, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे हमारे पास में 1 रिटर्न होगा, और हम आ जाएंगे फिर से यहाँ पे ans के अंदर करंटली अभी 1 स्टोर है, तो यहाँ पे फिर से कंडीशन है इफ ans इज इक्वल्स टू 0, तो ans के अंदर तो 1 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और हम आ जाएंगे एल्स पार्ट में। तो नंबर इज इवन हमारे पास में मैसेज प्रिंट होगा, जो कि हमारा आउटपुट भी आया है। सिमिलरली जब मैंने सेकेंड टाइम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया था तो यहाँ पे मैंने 5 एज अ इनपुट प्रोवाइड किया है। तो जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो नम के अंदर 5 जाएगा। अब 5 को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 नहीं फॉल्स हो जाएगी, और हम आ जाएंगे एल्स पार्ट में। तो इस केस में यहाँ पे 0 रिटर्न होगा। अब ans के अंदर 0 स्टोर्ड है, फिर से कंडीशन चेक होगी इफ ans इज इक्वल्स टू 0। अब इस बारी ये हमारी कंडीशन ट्रू हो गई है, तो मैसेज प्रिंट होगा नंबर इज ऑड।
तो यहीं पे वो हमारा आउटपुट भी आया है। तो कुछ इस तरीके से आप फंक्शन से एक स्पेसिफिक वैल्यू को रिटर्न करवा सकते हो। अब ये बिल्कुल वही कंसेप्ट है जो आप लोगों ने अभी तक की सारी लैंग्वेजेस में पढ़ा है। आई होप इसके अंदर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ऑल राइट, मूविंग विद द नेक्स्ट एग्जाम्पल। और पाइथन में जो थोड़ी सी डिफरेंट चीज है वो ये है कि जब हम यहाँ पे किसी भी फंक्शन से एक वैल्यू रिटर्न करवाते हैं तो हमेशा से हमें ये कहा गया है कि जब भी हम फंक्शन से किसी भी तरीके के वैल्यू रिटर्न करवाते हैं तो कंडीशंस के बेस पे हमारे पास में मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट्स तो हो सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले वाले एग्जाम्पल में लिखा था, इफ के साथ भी मैंने रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है और एल्स के साथ भी मैंने रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है। लेकिन यहाँ पे एट अ टाइम हम फंक्शन से सिर्फ एक ही वैल्यू को रिटर्न करवा रहे हैं। पर पाइथन में अगर हम चाहें तो एक सिंगल रिटर्न स्टेटमेंट के साथ में हम मल्टीपल वैल्यूज को भी रिटर्न करवा सकते हैं, जो कि डिफरेंस है बाकी लैंग्वेजेस के कंपैरेटिवली। वहां पे एज सच कोई रूल नहीं होता है, एट अ टाइम हम सिर्फ वहां पे एक ही वैल्यू को रिटर्न करवा सकते हैं। तो अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा एक फंक्शन है। मैंने यहाँ पे कैलकुलेट नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया है जिससे कॉल करवाते टाइम यूजर को दो वैल्यूज पास करनी होगी। अब उन दोनों वैल्यूज पे मैंने अलग अलग तरीके के अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं, यानी कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिविजन, और उनके रिजल्ट को अलग अलग वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया है और उन सारे वेरिएबल्स को एक साथ रिटर्न करवा दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फंक्शन क्रिएट करना होगा। तो डेफ कीवर्ड की हेल्प से हम फंक्शन क्रिएट करते हैं। उसके बाद फंक्शन का नाम दैट इज कैलकुलेट। अब यहाँ पे जो पैरामीटर्स मैंने लिखे हैं n1, n2, तो जो भी यूजर कॉल करवाते टाइम वैल्यू पास करेगा वो इन दोनों वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। अब सबसे पहले मैंने इन दोनों वेरिएबल्स पे अरिथमेटिक एडिशन यानी कि सिंपल एडिशन करवाया है n1 प्लस ऑफ n2, और रिजल्ट स्टोर करवाया है res1 नाम के वेरिएबल के अंदर। सेकेंड स्टेटमेंट के अंदर मैंने सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म किया है n1 माइनस ऑफ n2, और इसका रिजल्ट मैंने स्टोर करवाया है res2 नाम के वेरिएबल के अंदर। थर्ड स्टेटमेंट में मैंने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म किया है n1 मल्टीप्लाई बाय n2, और इसे मैंने स्टोर करवाया है res3 नाम के वेरिएबल के अंदर। अब उसके लास्ट जो स्टेटमेंट है दैट इज डिवीजन। अब यहाँ पे मुझे फ्लोटिंग पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए था, मुझे इंटीजर डिवीजन परफॉर्म करना था, तो इसलिए मैंने डबल स्लैश को काम में लिया है। अगर आप सिंगल स्लैश को काम में लोगे तो जो आंसर है हमारा वो फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर आएगा। तो n1 डिवाइडेड बाय n2, जो भी रिजल्ट आएगा उसे मैंने res4 नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन किया है। अब यहाँ पे आई थिंक सिमिलर टाइप का प्रोग्राम हो सकता है आपने C++ या जावा के अंदर भी किया हो। वहां पे आपने क्या किया होगा, इन सारी जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस है इन्हें आपने एरे के अलग अलग इंडेक्स पे स्टोर करवाया होगा और फिर उस एरे को एज अ होल रिटर्न करवाया होगा। तो एट अ टाइम तो आपने एक ही वेरिएबल को रिटर्न करवाया है उस केस में भी, लेकिन यहाँ पे हमें किसी भी तरीके का एरे या लिस्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। हम इन सारी वैल्यूज को एक साथ एक ही रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू रिटर्न करवा सकते हैं। बस हमें करना क्या होगा, सबसे पहले रिटर्न कीवर्ड लिखना है और फिर कॉमा सेपरेटेड जितनी भी वैल्यूज हमें रिटर्न करवानी है वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है। अब मेरी वैल्यूज वेरिएबल्स के अंदर है तो res1, res2, res3, res4। अब यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये वहां पे रिटर्न होती है जहां से फंक्शन को कॉल किया गया है। तो फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल किया है और मैंने दो वैल्यूज पास करी हैं दैट इज 10, 5। तो यहाँ पे n1 के अंदर 10 चला जाएगा और n2 के अंदर 5। अब डिपेंडिंग अपॉन यहाँ पे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होगा और यहाँ पे चारों वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ पे जो ये मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करवाने का कंसेप्ट है ये बाकी लैंग्वेजेस में क्यों पॉसिबल नहीं है और यहाँ पे क्यों पॉसिबल है। देखिए यहाँ पे जब मैंने वेरिएबल का क्रिएशन आप लोगों को बताया था, मल्टीपल वेरिएबल्स जब हम एक साथ क्रिएट करते हैं तो बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता है, हम कुछ इस तरीके के वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, राइट। a is equals to 0, b is equals to 1, c is equals to 2। इस तरीके से मल्टीपल वेरिएबल्स को एक सिंगल स्टेटमेंट में क्रिएट करवाया जाता है। लेकिन अगर हम पाइथन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले हमें कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल्स की लिस्ट पास करनी पड़ती है, उसके बाद इक्वल्स टू लगा के हमें कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज पास करनी पड़ती है।
तो जो सबसे पहली वैल्यू होगी वो सबसे पहले वेरिएबल के अंदर चली जाएगी, जो दूसरी वैल्यू होगी वो दूसरे वेरिएबल के अंदर, और जो तीसरी वैल्यू है वो तीसरे वेरिएबल के अंदर चली जाएगी। और यहाँ पे जो ये हमारे पास में इस तरीके का असाइनमेंट होता है वेरिएबल का अंदर, यही रीजन है कि हम फंक्शन से मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ रिटर्न करवा सकते हैं। बेसिकली वैल्यूज ही तो रिटर्न हो रही हैं, सिंपल वैल्यूज ही तो है, तो हम यहाँ पे वैल्यू को एक एक करके वेरिएबल के अंदर असाइन करवा ही सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पे ये फिनोमेना पॉसिबल। अब यहाँ पे जो ये कैलकुलेट फंक्शन है ये 4 वैल्यूज रिटर्न कर रहा है, तो इन चारों वैल्यूज को स्टोर करवाने के लिए मुझे 4 वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने यहाँ पे a, b, c, d 4 वेरिएबल्स लिख दिए हैं। अब सबसे पहली जो वैल्यू है दैट इज res1। res1 के अंदर क्या है 10 + 5 यानी कि 15। तो यहाँ पे सबसे पहली यानी कि जो 15 वैल्यू होगी वो a के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। सिमिलरली जो सेकेंड वैल्यू कैलकुलेट फंक्शन रिटर्न करेगा दैट इज res2। res2 में क्या है 10 - 5 यानी कि 5। अब जो सेकेंड वैल्यू है वो सेकेंड वेरिएबल के अंदर चली जाएगी यानी कि 5 इसके अंदर आ जाएगा। सेम गोज फॉर c एंड d। res3 के अंदर जो वैल्यू है यानी कि 10 × 5 50, वो थर्ड वैल्यू है तो थर्ड वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। और लास्ट जो वैल्यू है दैट इज res4, 10 / 5 दैट बिकम्स 2। तो यहाँ पे लास्ट जो वैल्यू है 2 वो हमारे इस लास्ट डी वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। अब सिंपली इनकी वैल्यूज को अगर हमें प्रिंट करवाना है तो अलग अलग प्रिंट मैसेज के साथ में भी हम प्रोवाइड करवा सकते हैं, सेम प्रिंट मैसेज के अंदर भी हम लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ही प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर चारों वेरिएबल्स की लिस्ट मेंशन कर दी है, a, b, c, d, और इन सारी वैल्यूज को मैंने सेपरेट करवाया है 3 डैश के सिंबल से। अब यहाँ पे सेप एट्रीब्यूट हमने बहुत पहले कवर कर लिया था। जितनी भी यहाँ पे हमने वैल्यूज लिखी होती हैं, अगर हमें उन्हें स्पेस नहीं बल्कि किसी दूसरे कैरेक्टर से सेपरेट करवा के लिखवाना होता है, तो उसके लिए हम सेप एट्रीब्यूट को काम में लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो a वेरिएबल है उसके अंदर एडिशन का रिजल्ट था यानी कि 10 + 5, तो 15 हमारे पास में आउटपुट आया है, फिर 3 डैश प्रिंट हुए हैं। फिर 10 - 5 सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट था तो 5 यहाँ पे स्टोर हुआ है। उसके बाद यहाँ पे फिर से 3 डैश है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है 50, फिर से 3 डैश प्रिंट होंगे, और लास्ट है हमारे पास में डिविजन। तो कुछ इस तरीके से अगर आप चाहो तो किसी एक फंक्शन से एक सिंगल वैल्यू भी रिटर्न करवा सकते हो, और एल्स डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम आप मल्टीपल वैल्यूज भी किसी फंक्शन से रिटर्न करवा सकते हो। अब यहाँ पे एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि यहाँ पे अगर मैंने मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करवाया है और इक्वल नंबर ऑफ वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हैं, तो हर एक वैल्यू वेरिएबल के अंदर आ गई, ठीक है। मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा स्टेटमेंट लिखा होता दैट a = कैलकुलेट 10, 5, तो फिर क्या होता। अब हो सकता है आप लोगों में से कुछ, लेकिन एरर आती नहीं। एरर क्यों नहीं आएगी? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में टपल जो है वो एक सपोर्टेड डेटा टाइप। जब मैंने टपल को क्रिएट करना आप लोगों को बताया था तब मैंने कहा था कि हम पैरेंथेसिस के अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू पास कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली भी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज पास कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो उसे टपल के तौर पे मान लेगा। तो यहाँ पे भी अगर आपने मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करवाते टाइम किसी एक वेरिएबल के अंदर ही स्टोर करवाया है तो वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हैं, तो वो सारी वैल्यूज मिलके क्या हो जाएगी, एक टपल फॉर्म कर लेगी जो ए के अंदर असाइन होगा। अब अगर आप चाहो ए की प्रिंटिंग तो लूप चला के प्रिंट करवा लो, या फिर डायरेक्टली आप प्रिंट फंक्शन के अंदर भी ए लिख सकते हो। तो अगर आपने यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल लिया है तो यहाँ पे टपल वाला कंसेप्ट अप्लाई होगा, वरना फिर आपको इक्वल नंबर ऑफ वेरिएबल्स काम में लेने हैं। तो आई होप ये एग्जाम्पल सबको क्लियर होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट डिफरेंस जो पाइथन के अंदर हमारे पास में अवेलेबल है, दैट इज असाइनिंग अ फंक्शन टू अ वेरिएबल। अब अभी तक हम लोगों ने जितने भी वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं उन वेरिएबल के अंदर या तो हमने कोई नंबर स्टोर करवाया, चाहे इंटीजर हो या फ्लोट टाइप का हो, या फिर हमने स्ट्रिंग असाइन करवाया है, या फिर लिस्ट है, टपल है, सेट है, डिक्शनरी है। अलग अलग तरीके की वैल्यूज हमने वेरिएबल के अंदर असाइन करवाई है।
लेकिन पाइथन में अगर हम चाहें तो हम किसी वेरिएबल के अंदर फंक्शन भी असाइन करवा सकते हैं। अब उसे करने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो हमें फंक्शन क्रिएट करना होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे मैंने वन नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया है, तो डेफ और वन। अब यहाँ पे किसी भी तरीके के मुझे पैरामीटर्स पास नहीं करने हैं, तो मैंने यहाँ पे सिंपली पैरेंथेसिस लिख दिया है और कोलन। अब यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर मैंने सिंपली एक मैसेज प्रिंट करवाया है, दैट इज हेलो फ्रॉम फंक्शन वन। अब यहाँ पे हमारे फंक्शन का क्रिएशन तो हो चुका है। अब यहाँ पे इस फंक्शन की कॉलिंग के लिए मैं वन और पैरेंथेसिस काम में नहीं लूंगी, इंस्टेड मैं क्या करूंगी, पहले इस फंक्शन को हम किसी वेरिएबल के अंदर असाइन करवाएंगे, जो कि मेरा नेक्स्ट स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे हमें फंक्शन का जो नाम है वो किसी वेरिएबल के अंदर असाइन करवाना होगा। देखिए फंक्शन को हम हमेशा आइडेंटिफाई करते हैं विद द सेट ऑफ पैरेंथेसिस, लेकिन अगर आप यहाँ पे वन के साथ में पैरेंथेसिस को काम में लोगे तो क्या होगा, फंक्शन की कॉलिंग हो जाएगी। मुझे फंक्शन की कॉलिंग नहीं करनी है, फंक्शन को एक वेरिएबल के अंदर असाइन करवाना है। तो हम सिर्फ फंक्शन का नाम लिखेंगे, वेरिएबल का नाम इज इक्वल्स टू और फंक्शन का नाम, तो x इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली इस x को प्रिंट कराओगे तो अजीब सा कुछ रेफरेंस नंबर ये हमें रिटर्न करके देगा। यहाँ पे होता क्या है, वेरिएबल जो है उनका डायनामिक नेचर होता है। लास्ट क्लास में जब मैंने आपको पैरामीटराइज फंक्शन का कंसेप्ट बताया था, तो वहां पे मैंने डायनामिक टाइपिंग करके आपको एक टर्म बताई थी। मतलब क्या है उसका, रन टाइम पे हमारे वेरिएबल के अंदर जिस टाइप की वैल्यू होती है, हमारा वेरिएबल उसी टाइप का बन जाता है। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारे वेरिएबल के अंदर फंक्शन स्टोर्ड है, तो ये जो हमारा वेरिएबल है ये भी फंक्शन की तरह ही बिहेव करने लगेगा, यानी कि ये खुद फंक्शन की तरह काम करने लगेगा। तो अब अगर फंक्शन को कॉल करना है तो करते क्या है, फंक्शन का नाम लिखते हैं और पैरेंथेसिस लगा देते हैं। तो फंक्शन का नाम इस x के अंदर है, तो सिंपली x लिखेंगे और पैरेंथेसिस लगा देंगे, तो हमारा जो ये वन फंक्शन है ये इनडायरेक्टली कॉल हो जाएगा और आउटपुट आएगा हेलो फ्रॉम फंक्शन वन। तो यहाँ पे फर्स्ट आउटपुट हमारी स्क्रीन पे वही आया है। सिमिलरली अगर मुझे पैरामीटराइज फंक्शन के साथ में भी सेम कंसेप्ट अप्लाई करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपली टू नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया है, ठीक है, डेफ टू, और इसे कॉलिंग करवाते टाइम हमें एक पैरामीटर पास करना है जो कि आके स्टोर होगा इस नेम नाम के वेरिएबल के अंदर। अब सिंपली मैंने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा है हेलो फ्रॉम और उसे कंबाइन करवा दिया है नेम की वैल्यू के साथ में, जो भी कॉलिंग के टाइम पे हमें पास करवाई जाएगी। अब फिर से वही सेम कंसेप्ट, फंक्शन को किसी वेरिएबल के अंदर असाइन करवाना है तो सिर्फ फंक्शन का नाम हम वेरिएबल के अंदर असाइन करवाते हैं। तो y इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे y क्या करेगा, y इस टू फंक्शन की तरह बिहेव करने लगेगा। तो अगर मुझे इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना है तो एक पैरामीटर मुझे पास करना जरूरी है। तो मैंने लिखा है y और पैरेंथेसिस के अंदर मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का बेसिकली एक नेम जो है वो पास कर दिया है। तो जैक नाम का जो वैल्यू है वो नेम के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी और हमारे पास भी मैसेज आएगा हेलो फ्रॉम जैक। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का आउटपुट हमारी स्क्रीन पे विजिबल होगा। तो अगर आप चाहो तो पैरामीटराइज और चाहो तो नॉन पैरामीटराइज दोनों टाइप के फंक्शंस को आप वेरिएबल के अंदर असाइन करवा सकते हो और फिर उस वेरिएबल को आप फंक्शन के तौर पे एग्जीक्यूट करवा सकते हो। उसको करने का तरीका कुछ इस तरीके का है। आई होप ये एग्जाम्पल क्लियर होगा।